नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। का फूलना और हवा निकालना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, ये हाई स्कूल एग्जाम में आपका आया हुआ था। ठीक है, उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, ऑक्सीकरण है या अवकरण है। देखिए अभी क्रिया भी दे सकता है या नहीं तो परिवर्तन देगा। ठीक है, क्या देगा, परिवर्तन देगा। ठीक है, तो गुब्बारा का फुलाएं, गुब्बारा फूला और फिर उसको हवा निकाल दिए। ठीक है, ये गुब्बारा है, प्रारंभिक अवस्था ये गुब्बारा का है, दूसरा अवस्था इसका फूला हुआ है, इसमें से हवा निकलेगा तो फिर इस अवस्था में यह आ जाएगा। यानी पुनः वो दोबारा जो है अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है जैसे कि पहले वाली अवस्था में था, तो वो आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। जो हमारे सेहत यहाँ पर नोट्स परचेज करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स जो देख रहे हैं एनसीईआरटी का, वो सारा नोट्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आप सारे नोट्स को खरीदने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, ये पाठ का नाम है। अगला देखिएगा, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑक्सीकरण या अवकरण, किस प्रकार का परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। देखिए आपको हम बता दें बर्फ। ठीक है, बर्फ कैसे बना होगा बताइए आप। सबसे पहले पानी होगा, पानी से एक सिल्ली के रूप में एक टेम्परेचर पर ठंडा करने पर बर्फ बना हुआ। ठीक है, ये पहला अवस्था है, ये दूसरा अवस्था है। अब ये दूसरा अवस्था से फिर पहला अवस्था में आ सकता है कि नहीं, पीछे की उसी तरह की अवस्था प्राप्त कर सकता है कि नहीं, प्राप्त कर सकता है ना। ये बर्फ फिर पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी। तो वैसी अवस्था है जिसमें दूसरी बार, पहले बार से दूसरे बार परिवर्तन करते हैं, दूसरी वाली अवस्था फिर पुनः मूल अवस्था को यदि प्राप्त कर लेता है यानी बर्फ फिर पानी बन जाता है, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बर्फ पिघलकर पानी में बदला। नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से, क्योंकि वीडियो देख करके और नोट्स बनाना बहुत टफ काम हो जाता है, इसलिए आपको सारे नोट्स और पीडीएफ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सभी खरीद करके और यहाँ पर तैयारी करने के लिए सभी को जुड़ सकते हैं। देखिए कागज को मोड़ना, कागज को मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये जो है आपका 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, परिवर्तन या रासायनिक। ठीक है, कागज को मोड़ना, देखिए ये काटना नहीं है, कागज को मोड़ना। हमने एक कागज लिया, उसको 10 बार 20 बार आप मोड़ दिए, तो उस कागज को जैसे हमने इस तरह से कागज लिया, इसको आप 10 बार इस तरह से मोड़ दिए, एक बार ऐसे मोड़े, एक बार ऐसे मोड़े, एक बार ऐसे मोड़े, एक बार ऐसे मोड़े। ठीक है, फिर इसको, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था, फिर इसको पुनः खोलेंगे तो हमको इसी तरह का कागज प्राप्त हो जाता है ना। तो वैसी अवस्था जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा फिर से उसमें हम जा सकते हैं, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला है, गीले आटे का लोई बनाना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आटा हम लोग जानते हैं ना, आटा तो गीला हो जाता है, तो मान लीजिए कि इस आकार का आटा मेरा भी है। ठीक है, इसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट करके एक गोला का लोई बनाया। ठीक है, गोला का लोई बनाया है,
अब देखिए ये लोई जो है फिर ये गीला वाला आटा में जा सकता है कि नहीं जा सकता ना, फिर ये इसी तरह का बन सकता है कि नहीं, ये लोई इसी में जा करके बन सकता है ना। तो गीले आटे की लोई जो है ये आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये कौन सा है? उत्क्रमणीय, ठीक है, क्योंकि आटा गीला था ना, इसी में से हमने क्या किया, यहाँ से छोटा सा एक गोला काट लिया, ठीक है, काट लिया। तो एक गोला काट लिया तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पर उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर हो जाएगा, कागज से हवाई जहाज बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज से हवाई जहाज बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, प्रतिवर्ती क्रिया या कोई नहीं, ठीक है। एक कितना बड़ा कागज है, ठीक है, इससे हमने क्या किया, हवाई जहाज बच्चे बनाते हैं। आप स्कूल में यदि शिक्षक हैं तो आप देखते होंगे कागज का हवाई जहाज बच्चे बनाते हैं। तो इस तरह का कागज लेके उन्होंने हवाई जहाज बनाया एक शेप में। अब इस कागज को फिर से खोलते हैं, उस हवाई जहाज को वो लोग फिर से खोल देते हैं, तो आप देखिएगा कि दोबारा फिर इसी कागज का रूप आ जाता है, ठीक है, दोबारा इसी कागज के रूप में फिर वह हवाई जहाज खुल करके आ जाता है। तो ये कौन सा चीज हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, क्योंकि कागज से बना था हवाई जहाज और हवाई जहाज को फिर हम खोलें तो वो कागज इसी रूप में आ गया, दोबारा इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में जाए। कि दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, संयोग या वियोग, ठीक है। ये हमारा लिक्विड है, दूध है, इससे बन गया है मेरा दही। क्या बन गया है? दही। अब क्या होता है, एक बार परिवर्तन हो गया, अब दूसरा बार फिर से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते हैं? दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर लकड़ी का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी है, इसको यदि हम इसमें बर्न करते जला देते हैं, बनता है राख। अब राख से फिर लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है, यानी दोबारा उस अवस्था को यह प्राप्त नहीं कर सकता है। दोबारा कर लेता तो उत्क्रमणीय, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो अनुत्क्रमणीय, तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है, आटा से रोटी बना देना। आटा से रोटी बना देना, ये 101 बार आया हुआ प्रश्न है, आपको एक दो बार नहीं समझिएगा, 101 बार आया हुआ प्रश्न है। आटा से रोटी बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, संयोग या वियोग। देखिए आटा का जो पहले लई बनाते हैं और लई से रोटी बनाते हैं। अब रोटी से दोबारा लई नहीं बनाया जा सकता उस तरह का, एकदम सेम एज, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय में जाएगा। जो दोबारा अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहा है वो अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। अगला देखिएगा, फल का पकना। फल का पकना, ये भी हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। ये किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये देखिए फल पक गया, यानी हरा था, फल शुरू बार हरा होता है, फिर वो पीला कलर में चला गया, अब पीला से फिर हरा कलर में वह नहीं आ सकता है, अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? आप बताइएगा, चीनी है वो पानी में घुल गया, क्या वो फिर चीनी पानी में घुल गया, क्या फिर ये चीनी आ सकता है? नहीं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। जंगल में आग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? जंगल में आग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए ये भी थोड़ा सा सस्पेंस वाला क्वेश्चन चलता है, किसी का कुछ हो सकता है उत्क्रमणीय, किसी का अनुत्क्रमणीय, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस प्रश्न के जो होते हैं वो उत्क्रमणीय में जाते हैं, क्योंकि जो लकड़ी जल गई फिर वहाँ से जंगल में वो क्या होता है, उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये जो है यहाँ पर उत्क्रमणीय में जाएगा। और नहीं तो आप दूसरे सेंस में देखेंगे तो अनुत्क्रमणीय कर सकते हैं, ये प्रश्न आया हुआ नहीं है, ठीक है। कागज का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, देखिए ये कागज था, इसको हमने जला दिया, ये क्या बन गया? राख बन गया। अब राख से फिर कागज ये नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। अगला देखिएगा, पानी का उबलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, पानी जब उबलता है तो वाष्प बनता है और वाष्प फिर पानी के रूप में नीचे आता है। पानी का उबलना, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन में चला जाएगा, ठीक है। कागज का नाव बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का नाव हम बनाएंगे, उस फिर नाव को यदि हम खोलेंगे तो वो उसी तरह कागज का शेप आ जाता है। देखिएगा बच्चे विद्यालय में बहुत से लड़के नाव बनाते हैं, तो इतने कागज लेते हैं, इसी को मोड़ के नाव बनाते हैं और नाव को जब खोलते हैं तो फिर कागज के शेप में यह आ जाता है, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में जाएगा। का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो देखिए परामर्श ही एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चों को समझना भी पड़ता है, बच्चों की कमियों का कारण भी पता करना पड़ता है और बच्चों के समायोजन में सहायता भी प्रदान करना पड़ता है, यानी उपयुक्त सभी कारण जो है परामर्श के लिए जरूरी होते हैं।
बच्चा किस प्रकार सीखता है बताना है। पुस्तक को पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो बच्चा जो है, एक बच्चा वह कई प्रकार से सीख रहा होता है। आपके आसपास में जो बच्चा होता है वह कई प्रकार से सीख रहा होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या है। बहुत पीटना, बहुत माथा पीटना, बहुत कठिन परिश्रम करना या पागल हो जाना। बहुत लोग कहते होंगे भाई ये काम में जो है ना हम खून पसीना एक कर दिए तब जा करके हुआ है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना हो गया। तो ये सब यहाँ पर मुहावरा है जिसको समझना पड़ता है हम लोग को। गड़े मुर्द को उखाड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है बताइएगा। मरल आदमी के जिंदा कर देना, पुरानी और भूली हुई बातों को याद कराना, कठोर व्यक्ति, सरल भाव अपनाना। देखिए कभी कभी जब आपस में लड़ाई होने लगता है, आप लोग देखते होंगे घर में गांव में जब लड़ाइया होता है ना, तो ऐसा बात सब 50 साल पहले के बात कबाड़ के रख देंगे आपके दिल में। तो वही चीज़ वह होता है कि गड़े मुर्द उखाड़ना, माने 50 साल से जो बात डबल था और कम पड़ गया था उसको भी लड़ाई में उभार दिए, बात बात में उभार दिए। तो उसी को कहते हैं पुरानी और भूली हुई बातों को याद करना। उसी का मतलब है कि अरे यार तू तो गड़ल मुर्दा उखाड़ दला, ठीक ना। तो गड़ल मुर्दा उखाड़ दिए, इसका मतलब पुरानी और भूली बातों को याद करना होता है। आगे है, चादर से बाहर पांव पसारना का क्या अर्थ है। चादर से बाहर पांव पसारना के क्या अर्थ है। अधिक आय होना, आमदनी कम हो जाना, पराक्रम करना, आमदनी से अधिक खर्च करना। बहुत बार देखिएगा पहले के बूढ़ बुजुर्ग अभियो कहते हैं कि चादर से अधिक पाँव पसारे के ना चाहिए, कर मने है कि जे तोर आय बा ओकरे में खर्चा कर, यह बात है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, तो ओकर अर्थ वही है कि आय से अधिक खर्चा करना। चादर के बाहर अगर कोई पाँव पसार रहा है, इसका मतलब 54 आमद है तो 58 खर्चा कर रहा है, तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है भागा, तब यहाँ बताइएगा कि 2 + 2 और गुने 2 का मान कितना होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, आपको बताना है। देखिए यहीं पर तुरंत सोल्व कीजिए। जब भी प्रैक्टिस सेट चलता है ना तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठिए। तो 2 और प्लस का अर्थ का है माइनस, तो प्लस की जगह पर -2। और गुना का अर्थ का याद रखिएगा, गुना का अर्थ देखिए यहाँ देता है गुना का अर्थ भागा, तो गुना के जगह पर भागा ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले केकर काम होगा, तो बदमाशवा के नियम हम बता दिए हैं आप लोग के, बदमाश के नियम, और एकरे कहते हैं बोर्डमास और हम इन कहते हैं बदमाश। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर का, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए एक डिटेल समझना होगा ना तो एक अलग रीजनिंग क्लास का यहाँ पर करवा दिया गया है जिसमें बड़ी डीपली आपको हम बता दिए हैं, समझ गए। तो उस क्लास और नोट्स को जब आप परचेज कीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी समझिए, सबसे पहले इसमें भाग के काम होगा, तब यहाँ पर घटाव के काम होगा। तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1, और इधर कितना बच गया 2 और -1, यह ना बच गया। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बनाया हुआ भी है, जो नोट्स परचेज करता है उनके लिए। देखिए पी का अर्थ है गुना, ए का अर्थ भागा, आर का अर्थ जोड़ और एस का अर्थ माइनस। तो मान बताइए। चलिए देखिए क्या मान बताना है, यहीं पर काम करेंगे हम लोग। चलिए एक ऑप्शनों नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आइए हल कर लेते हैं इसको, समझ गए, हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या बोला आपसे, 36 है ना, तो 36 लिख लिए, ठीक है। अब पी का अर्थ क्या है गुना, तो पी की जगह पर गुना लीजिएगा, गुना हो गया। उसके बाद 36 है तो फिर 36 ले लिए। और ए का अर्थ क्या है भागा, तो यहाँ पर भागा ले लिए, कितना हो गया 36। और आर का अर्थ क्या होता है प्लस, तो प्लस ले लिए 2, यही ना है। सबसे पहले केकर काम होगा, भागा के काम होगा। तो 36 में 36 से भागा दिए तो कितना बच गया 1, तो 36 गुने और 36 भागा 36 तो 1 और प्लस कितना बच गया 2। अब 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए 36 और 2 जोड़िएगा तो 38। तो आंसर कितना होगा 38। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर बनाया हुआ है, तो 38 एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं। बहुत बार देखिए ये आ गया है प्रश्न, बहुत बार इस सब जगह प्रश्न पूछ रहा है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में जब गमन करती है या चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए सरल रेखीय गति, एकदम सरल सीधी रेखा में, एने चलिए तो ये सीधा, एने चलिए तो इसी सीधा, ऐसे चलिए कनूस सीधा, तो सरल रेखीय गति होगा, ठीक है। बंदूक की गोली किस प्रकार के गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति।
आवर्ती गति, वर्तुल गति या कोई नहीं। तो बंदूक की गोली जो है किस प्रकार के गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति है, आवर्ती गति है, वर्तुल गति है या कोई नहीं। तो बंदूक की गति एकदम सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में साय मानी जाकर मारता धड़ाम से यहाँ पर गोली, तो एक सीधी रेखा में एकदम जाती है। जेने मारिएगा ये ना कि बाएं दाएं गोले गोले घूम के जाता ना, एकदम सीधे जाता है। जमन एम में मारिएगा आदमी कहते हैं तड़ाक मानी मारेगा एकदम, तो सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 100 मीटर की दौड़ में धावक की गति, जब 100 मीटर के आप दौड़ रहे होंगे तो धावक एकदम सीधे रन दौड़ता है, रन दौड़ता है, तो सीधे दौड़ता है, तो सरल रेखीय गति हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऊपर से गिरते हुए पत्थर की गति। जब पत्थर को आप कहीं ऊपर से गिराइएगा तो टेढ़ा मेढ़ा गोला गोला ना जाएगा, एकदम सीधे धड़ाम से नीचे धरती पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सीधी या सरल रेखा में चलेगा ओकरा क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। तो आंसर क्या होगा? सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, 101 बार आया है प्रश्न। टार्च है, मोमबत्ती है, ग्रह है या सूर्य है? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन होगा? सूर्य होगा। ग्रह का अपना नहीं होता है। ठीक है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए अगला। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वस्तु अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, दीप्त वस्तु। तो इसमें ऑप्शन है दीप्त, अदीप्त, पारभासी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दीप्त होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपका एग्जाम में है, देखिए कम समय है और अधिक क्वेश्चन है। आप टाइम एकदम नहीं लीजिएगा, फट से आंसर मारिएगा, समझ गए? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहती है। और देखिए आपको हम बता दें, प्रैक्टिस सेट में केवल वही वाला के हम लेकर के आ रहे हैं जो अभी तक आपको पढ़ा दिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितना सही कर पा रहे हैं, और आपको भी अपना मनोबल को चेक कीजिएगा कि अब हम इतना सही कर पा रहे हैं। तो जितना पढ़ाया हुआ नोट्स है ओकरा हम बार बार लेके आपको रिपीट करवा रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ के एकदम इसको रिपीट करते रहिएगा, बराबर डेली शाम के एकदम कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। देखिए जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है ना उसका संकेत क्या कहता है? सृजनात्मक विचार उसमें आएगा ना, इस संकेत है प्रतिभाशाली होने का। और यहाँ पर क्या अभिव्यक्ति में नवीनता होगा, उसमें जिज्ञासा होगा। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना जो ये प्रतिभाशाली व्यक्ति का पहचान नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं, तो नहीं में बी वाला आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़े वाला वो नहीं होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? 5000 एक बार पूछा है जी, अभी तक के बता दे रहे हैं। तो डिसलेक्सिया के लिए देखिए आप याद रखिएगा, लक्स साबुन देखे ना, लक्स साबुन, तो लक्स रहता है ओकरा बच्चा पढ़ता है लुक्स, यानी पढ़े वाला कठिनाई। पढ़े वाला कठिनाई जो होगा ना ओकरा लेक्सिया कहते हैं। तब लेक्सिया में देखिए कौन आ जाएगा? तो कौन लेक्सिया देते हैं? यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया दिया है, तो डिसलेक्सिया जैसी रहेगा, लेक्सिया मैंने लक्स याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? लक्स ना। तो लक्स मैंने यहाँ पर लेक्सिया होगा, और पठन विकार होता है कि बच्चा लक्स के लुक्स पढ़ रहा था, तो ये पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे उसकी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विशिष्ट पत्तियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों के द्वारा। ठीक है, तो क्या करा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पत्तियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर डी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंता तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकसित करना, या बालकों का संवेगात्मक विकास करना। तो आपको हम बता देते हैं, बालकों को गणित देने का मुख्य कारण जो है ना, आंसर सी है। बालकों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकसित करना जो है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए? मुख्य उद्देश्य यही है। अगला है नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर क्षेत्र की पहचान करना, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों या कारणों का पता करना, या बालकों की कठिनाइयों का पता करना। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो बच्चों का, उसमें पता चलता है कि अकादमिक जो एजुकेशनल कठिनाइयों है उसका कारणों का पता करना होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी है। अगला है
किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु, जैसे एक के चीज में मक्का भी मिल गया है, गेहूं भी मिल गया है, धान भी मिल गया है, तो उसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं, वृक्ककरण कहते हैं, घुलनशील कहते हैं या सरलीकरण कहते हैं। तो वस्तुओं को अलग अलग करने का मतलब छांटना होता है और सेपरेट करना, अलग अलग सेपरेट कर देना, उसको पृथक्करण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको पृथक्करण कहते हैं। किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को क्या करेंगे? हाथ से चुनेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? थ्रेसिंग विधि कहेंगे, हस्तचयन विधि कहेंगे, अवसादन कहेंगे या चालन कहेंगे? तो हाथ से चुनेंगे तो हस्तचयन विधि न हो जाएगा, हैंड पिकिंग न हो जाएगा। तो हाथ से चुनेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं हस्तचयन विधि। ठीक है, क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि। चावल के दानों में से डंडल, कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जाता है? चावल के दानों में से डंडल या कंकड़ है, उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? थ्रेसिंग विधि, चालन विधि, हस्तचयन विधि या वाष्पन विधि? देखिए यहाँ पर अगर डंडल उंडल है अगर चावल में, तो ओकरा हम लोग हाथे से चुन के कर लेते हैं। क्या करते हैं? हाथ से चुन के कर लेते हैं, अलग अलग हस्तचयन विधि कहते हैं। अब है अगला, यहाँ पर अगला प्रश्न, कौन आया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन आया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए कौन आया है, तो ये प्रश्न न है, आया है। ये देखिए हंसुआ छाप हो गया जी, हंसुआ छाप माने प्रश्नवाचक चिन्ह, तो सर्वनाम पूछेगा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में रहेगा, तो क्या कहिएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन आया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने आज क्या खाया? तो वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आवे ओकरा हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और वो यहाँ पर जो है आपका, तो प्रश्नवाचक किसमें? तो देखिए ई नंबर ऑप्शन में है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, B5RJJKAP की व्यवस्था में बाएं से पांचवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? देखिए एकदम सब के नोट्स दे दिया गया है और सबको बहुत ही डीपली हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो बाएं से बाएं कहें, दाएं से दाएं कहें, घटा दीजिए। तो बाएं से पांचवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो 5 में से 3 घटाइएगा भैया, बचेगा 2, यानी बाएं से दूसरा अक्षर देखिए कौन हुआ। तो बाएं मतलब इधर से देखना है और दाएं मतलब इधर से देखना है। तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन है बताइए? तो पहला है बी और दूसरा है 5, तो आंसर हो जाएगा एक 5। एक ट्रिक सब बता दिए, एक नोट्स दे दिए हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं उन्हीं को दिक्कत होगा, जो जुड़े होंगे फटाफट बनाइएगा और आंसर बोलिएगा, और जो नहीं जुड़े हैं वो सब नोट्स ले लीजिए। देखिए इसी तरह से नोट्स बना के सबको मिला है। तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 क्या है? 5 #@7 इस तरह से दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। देखिए एक ही तरफ दाएं से दाएं कहे, घटा लीजिए हमेशा, बाएं से बाएं कहे घटा लीजिए हमेशा। तो 10 - 8 यानी दूसरा, तो दूसरा अक्षर कने से? दाएं से बोला है भाई, वह देख लीजिए शिक्षक बंधु, दाएं से, तो दाएं माने एन से चलिएगा ना। तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन हो गया? तो ये पहला है हैशटैग और दूसरा है @। तो @ किस में आया है? ए में आया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसमें से कौन त्रिपदी व्यंजक है? वैसा व्यंजक जिसमें 3 गो पद होता है, जिसमें 3 गो पद होता है और उसमें x चर राशि या y चर राशि लगा होना चाहिए, कोई भी चर राशि। तो इसमें 3 गो पद किसमें है? ये द्विपदी व्यंजक है। और ये देखिए 3 गो पद है, इसलिए इसमें एक ये जो है त्रिपदी व्यंजक है। तो जिसमें 3 गो व्यंजक रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे। इसमें कौन द्विपदी व्यंजक है? देखिए 2y + 5 3m, m + y + z - 1 2 + 3। तो इसमें द्विपदी व्यंजक जो है वो 2y + 5 है। अब आप कहिएगा कि भैया इहो तो दुइये को है ना, तो देखिए ये व्यंजक नहीं हुआ, क्योंकि किसी एक में जो है चर राशि ना, चर राशि लगा हुआ होना चाहिए, यानी x y z लगा हुआ रहेगा तभी वो व्यंजक होगा, नहीं तो वो व्यंजक नहीं बनता है। तो केवल इसमें लगा हुआ है और ये 2 गो है, इसलिए द्विपदी व्यंजक है। आगे देखिएगा, इसमें कौन एक पदी व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है 2x 2m + 1 2xy + 5 5my + z। तो एक पदी व्यंजक, तो जेकरा में एगो पद रहेगा ना ओकरा एक पदी व्यंजक कहेंगे। तो ये एक पदी व्यंजक है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर, 8132 मीटर, 7332 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 8500
98 मीटर है। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को 1001 बार पूछा है जी, एकदम याद रखिएगा। वाह हिमालय, शिवालिक या दून। देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को ही वाह हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक भी कहते हैं, दून भी कहते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, भूटान जनजातियों का, स्थल मैदान का, या कोई नहीं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो होता है ना, वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का यह एक भाग है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कमिंग को पासिंग लिखी जाती है तो CNG को क्या लिखा जाएगा? देखिए COMING। ठीक है, COMING। कमिंग को क्या लिखा जाता है? पासिंग लिखी जाती है तो CNG को क्या लिखा जाएगा? PNG, RNG या क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कमिंग, COMING, कमिंग को क्या लिखा जाता है? पासिंग। तो CNG। देखिए इसी में से आ रहा है, CNG इसी वर्ड्स में से आ जा रहा है, इसलिए इसी में से देखेंगे तो C को क्या कहेंगे? देखिए C है, कमिंग को पासिंग लिखा जाता है, C को क्या कहेंगे? P। C का शुरू है, इसका शुरू है C, इसका शुरू है P, तो C को P कहेंगे। और NG, तो N के बदला में देखिए यहाँ N है तो यहाँ N है, यानी N को Na लिखेंगे, यहाँ G है तो यहाँ G है, तो G को Ga लिखेंगे। तो पहला में जो संबंध बनता है उसी में से चुनने के लिए ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर PNG होगा और इसको A कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाया हुआ है जो नोट्स परचेज करते। देखिए यदि किसी कुट भाषा में राम को कौन लिखा जा रहा है? राम को CON लिखा जाता है, सीता को PYLO लिखा जाता है, तो रीता को क्या लिखा जाएगा? देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उसका देखिए कि जो लेटर है क्या इसी में से मिलता जुलता तो नहीं आ रहा है कि राम को कौन लिखा गया था, सीता को पहलो, तो उसी में से तो नहीं है। तो R देखिए इसमें भी है, R इसमें भी, यानी इसी में से आ रहा है। अब I देखिएगा इसमें भी है, ITA, यहीं पर मिल गया रीता, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्या लिखा जाता है। एक तरफ से आप बना लीजिएगा, राम जो है उसको आप लिख रहे थे CON, कौन। चलिए नीचे बनाया हुआ देखते हैं आपको, आइए देखिए राम को क्या लिखा गया है? कौन लिखा गया? CON। सीता को क्या लिखा गया? PYLO। तो रीता को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा रीता को क्या लिखा जाएगा? तो R के बदला में क्या है? नीचे देखिए R के बदला में C, तो यहाँ पर C होगा। I का क्या लिखा गया है? I का आपका क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर I को यहाँ पर Y लिखा गया है। ठीक है, I को क्या लिखा गया है? Y है तो Y आ गया। T को क्या लिखा गया था? L, तो L आ गया। और A को क्या लिखा गया? तो Y, यानी पैलो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग बना लेते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, और इसका पूरा नोट्स दे दिया गया, आप देख लीजिएगा। यदि हैदराबाद को DABAREDYH के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो बेंगलोर का कुट क्या होगा आपको बताना। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद देखिए यही है ना, इसका जस्ट उल्टा ही लिख रहा है, यानी इधर से आप बाएं से दाएं चले तो इसमें दाएं से बाएं लिखा है, यानी D लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा, फिर जस्ट इसको अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो बेंगलोर को क्या लिखा जाएगा भैया बताइए? तो बेंगलोर को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। बेंगलोर को तो जस्ट अपोजिट लिखेंगे, ये बाएं से दाएं लिखा, हम दाएं से बाएं लिखना शुरू करेंगे, तो दाएं से बाएं लिखेंगे तो क्या होगा? E होगा, फिर क्या होगा? R होगा, फिर क्या होगा? O होगा, फिर क्या होगा? L होगा, फिर क्या होगा? G होगा, फिर क्या होगा? N होगा ना। तो EROLGN, AROLGN, और उसके बाद होगा AB, लेकिन इसमें देखिए BA है तो पहला नहीं होगा। ER इसमें नहीं है, ER इसमें भी नहीं है, आगे देखते हैं, और उसमें होना चाहिए AB। ठीक है, तो देखिए ER इसमें है, ये राइट आंसर है D इसका ना। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में EMBZZLE को MEEBZZEL के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो उसी कुट भाषा में मैक्सिमाइज को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, देखिए क्या किया गया यहाँ पर, EM इतना लिखा हुआ है उसको इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, EM को ME लिखा है। ठीक है, मैंने इसको अपोजिट किया है, फिर BE को EB कर दिया। देखिए BE को EB, यानी E पहले और B बाद में आ गया है, फिर डबल जेड है तो इसको भी ऐसे किया है, फिर इसको भी इस तरह से किया है। तो अब आपको मैक्सिमाइज को लिखना था। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा? तो इस दोनों दो को अंतर कर रहा है, तो A इधर आएगा और M इधर आएगा, फिर XI है तो I इधर आएगा, X इधर आएगा। ठीक है, फिर क्या है, XI हो गया, फिर MI है तो I इधर आएगा, M इधर आएगा, फिर ZE है तो E इधर आएगा, Z इधर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका AM हो जाएगा, IX हो जाएगा, AMIX कहाँ पर है देखिएगा, AMXI कहाँ पर है आपको देखना है। ठीक है, तो AMXI अभी तक नहीं आया है, AMIX। ठीक है, AMXI यहाँ पर C में आ रहा है तो इसका राइट आंसर देखिए C हो जाएगा आपको। ठीक है,
इसमें से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर नहीं गुजरती? किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड से, बिहार से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, किससे नहीं गुजरती है आपको बताना। बहुत बार 101 बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो कर्क रेखा जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरती, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। इसका ट्रिक भी देखिए आपको यहाँ दे दिए हैं, जो नहीं नोट्स परचेज किए वो कर लीजिएगा कि इसका ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती उनका नाम याद रखने का ट्रिक आपको दिया गया है। गमछा झारा मित्र पर राजा, ग से है गुजरात, म से है मध्य प्रदेश, झ से है छत्तीसगढ़, झार से है झारखंड, मित्र से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, पर से है पश्चिम बंगाल और राज से है राजस्थान। इतने सारे राज्यों से होकर के कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो है किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270 या 320? तो ठीक है, तो जन्म के समय जो शिशु में हड्डियां होती है वो तो 206 नहीं होती है, वो एक वयस्क के समय होती है। तो इसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ स्पीड का ही है। जल्दी जल्दी जवाब देने लगेंगे तो समझिए कि आपका यहाँ पर तैयारी अब पूरा होने जा रहा है, और आपको तो हम इस कदर तैयारी करवाएंगे कि आप जरूर जवाब देने लगिएगा। बीजावस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। तो देखिए बीजावस्था जो कहा जाता है वो 0 से 2 सप्ताह को कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, नील सभ्यता या कोई नहीं? बताइएगा। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 5001 बारी प्रश्न आया हुआ है। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के से मजुमदार या कोई नहीं? तो देखिए अब सुपर फास्ट टेस्ट ये सब चल रहा है। सुपर फास्ट टेस्ट में जो जो जुड़ेंगे वो नोट्स जरूर ले लेंगे और यहाँ से जरूर परचेज करके पढ़ेंगे, क्योंकि जितना आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना उतना ही से आपको यहाँ पर प्रश्न भिड़ना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के सी मजुमदार या कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। मोहन सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, के सी नियोग या कोई नहीं? एक सब ट्रिको हम दे दिए हैं, इसलिए देख लीजिएगा। तो राखालदास बनर्जी होगा, ठीक है। अभी केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका सब का ट्रिक दिया हुआ है। मरुस्थल में कौन प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊंट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट होगा। मरुस्थल में ऊंट रह सकता है, डी इसका राइट आंसर है। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? 5001 बार प्रश्न आया है जी। ऊंट, घोड़ा, हाथी या बकरी? तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। चलिए आप लोग भी सही सही कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी बताइएगा, कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कानपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या सभी? तो हाजीपुर का केला जो है प्रसिद्ध है। लीची कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? हाजीपुर, नागपुर, मुजफ्फरपुर या कोई नहीं? तो लीची जो है मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। किसी वास स्थल के सभी सजीव पौधे उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सजीव पौधे तो जैव घटक, कौन सा घटक होगा? जैव घटक। और निर्जीव तो अजैव घटक। सजीव में कौन कौन सा लक्षण होता है? श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, सभी। तो सभी एक राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी इसका राइट आंसर होगा। कर सभी जंतुओं तथा प्रौधे अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सभी पौधे या जीव जंतु जो अपने समान प्रजाति उत्पन्न करते हैं वो किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? प्रजनन, श्वसन, वृद्धि या कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन के तहत करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं? तो पेड़ पौधों में देखिए जीवन पर्यंत होती है। क्या होती है? पेड़ पौधों में वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप है गुरु जी, गुरुआ, गुरुमती या गुरुवाइन? तो बहुत को होता है एक गुरुवाइन जी, आप लोग गुरु जी है ना, तो जब कोई बाहर से आएगा तो ऐसी बोला था एक गुरुवाइन है, सुनो गुरुवाइन होगा। क्या होगा? गुरुवाइन। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन है? 5001 बार पूछा है जी, एकदम देख लीजिएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कवित्री, कविनी या कवियाइन? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री। युवक का स्त्रीलिंग रूप है युवकाइन, युवकी या युवती? तो युवक का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो आपका हो जाएगा युवती। क्या हो जाएगा? युवती। अगला है 2 का पावर 5 का मान कितना होगा? 2 का पावर 5 का मान कितना होगा बताना है। तो 2 का पावर 5 की क्या कीजिएगा? तो 5 बार लिखिएगा ना, तो लिखिए ना फटाक से और करिए ना गुना, इसे तो याद होना चाहिए आप लोग के। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी की 32, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट काम करना है। ए गुने ए, सी गुने सी, डी गुने डी गुने डी का मान संकेतन में कितना होगा बताइए?
ए कै बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया तो ए स्क्वायर, सी कै बार लिख दिया 2 बार तो सी स्क्वायर, डी कै बार लिख दिया 3 बार तो 3 बार, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू होगा। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू ये एक राइट आंसर होगा। फटाफट मारिए ना। देखिए अब यहाँ एक चौराहे पर 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो ये तीनों घंटियां पुनः कितने मिनट के बाद बचेगी? 5000 एक बार ये प्रश्न पूछा है, अब तक बता दे रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछे अंतराल वाला तो सीधे एलसीएम निकालिएगा, तो निकालिए ना, 5 10 और 15 के एलसीएम निकाल लीजिए फटाक से। ठीक है, 5 10 और 15 क्या हो जाएगा जी, बताइए फटाक से। तो 5 से दिए तो 1 2 3, 5 दूनी 10, 10 दिया कि 30, यानी 30 मिनट बाद जो है तीनों घंटे पुनः एक साथ बजेगी। और देखिए एक नोट्स दे दिए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको नोट्स ले लीजिएगा। जिसका कोई इलाज ना हो सके उसके बदले में एक शब्द का है, साध्य है, असाध्य है, साधनीय है या कोई नहीं। तो जिसका इलाज ना हो सके उसको हम लोग असाध्य बीमारी कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वास या कोई नहीं। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं अविश्वसनीय। अकस्मात होने वाले को क्या कहते हैं? अकस्माती, आकस्मिक, अचानक या कोई नहीं। तो अकस्मात होने वाला को हम लोग आकस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक। जिसकी उपमा न दी जा सके क्या कहेंगे? उसके बदला एक शब्द का है, अनुपम, उपमान, अपमान या उपनाम। तो अनुपम। ठीक है, जो कभी न मरे उसके लिए उसके बदले में एक शब्द का है, अजर, अमर, अमरनीय या मरनशील। तो जो कभी न मरे उसके बदले में एक शब्द है अमर, उसके बदले में एक शब्द है अमर। जो सहज न किया जा सके, जो सहन न किया जा सके उससे क्या कहेंगे? सहनीय, असहनीय, असहनशील या कोई नहीं। तो जो सहन न किया जा सके उसके बदले में एक शब्द होता है असहनीय। क्या होता है? असहनीय। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या मैगिनोट रेखा। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर। तो स्वेज नहर जो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर देखिए 5001 बार प्रश्न पूछा है एकदम, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम केवल देखिए वैसने प्रश्न लेके आ रहे हैं और आप लोग अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं तो पछतावा होगा। जल्दी जल्दी जुड़िए। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक। 2002 बार आया है प्रश्न। तो मेरियाना गर्त जो है किसमें है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा गर्त माना है। द रामायण इज बेस्ट बुक ऑफ हिंदू, द एन। तो देखिए पवित्र धार्मिक पुस्तक है द रामायण। तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द लगता है, कर आंसर द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यू डू नॉट डॉट 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 टू मार्केट। टू मार्केट, गो होगा, वेंट होगा, गोइज होगा, गोइंग होगा। देखिए डू नोट और डज नोट के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है और यहाँ पर गो जो है पहला रूप है, इसलिए एक आंसर गो होगा। ठीक है, गो होगा। डू नोट और डज नोट के बाद वर्ब के पहले रूप आता है। राम इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है? राम इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या नन ऑफ दिस। तो देखिए राम इज नॉट, नोट जहां ने लगा वो निगेटिव हो गया, नोट जहां लग गया निगेटिव हो गया भैया, तो ये होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक आयत में कितनी सममिति रेखा होती है? सममिति रेखा मैंने बराबर मोड़ना जी, एकदम बराबर, एक को कोना इन्होंने नहीं। तो आयत को कई बार आप मोड़ सकते हैं जिससे बराबर होगा। ठीक है, तो आयत को हम 2 ही बार मोड़ सकते हैं जो बराबर गए। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ई इस पर चढ़ जाएगा और एक बार ऐसा ऐसी के मोड़ेंगे तो भी चढ़ जाएगा, यानी 2 को सममिति रेखा होगा एक में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, तो 2x प्लस 2y के मान क्या होगा? 5 4 6 8 का होगा, बताइए। तो 2x प्लस 2y ना, तो x के मान 2 है, तो 2 एकम 2 और y के मान 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6। सी एक आंसर हो गया ना। फटाफट बैठाइएगा भैया। एक पेन का मूल्य 50 रुपये है, तो 50 पेन का मूल्य कितना होगा? कह रहे होंगे कि कितना हल्का है। देखिए जेटेट 2013 देख लीजिएगा, ऐसने आया था, सब कोई फेल किया था। तो 50 गुने 50 कितना होगा? यहाँ पर 50 है तो 50 रुपये है, तो 50 पेन का तो कितना हो गया बताइए? 2500। एक आंसर बी होगा 2500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वर्णमाला ABCDEFGH के तीसरे, चौथे, पांचवें और 9वें अक्षर को लेकर एक सार्थक शब्द बनाया गया है, तो दूसरा अक्षर कौन होगा? DIEC। देखिए कहाँ है वर्णमाला ABCDEFGHI के तीसरा, देखिए तीसरा, तो तीसरा कौन है भैया बताइए? C। चौथा कौन है? D। पांचवा कौन है? E।
और नावा, नावा कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नावा आई को लेकर के एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो दूसरा अक्षर कौन होगा? ये बताइए, सी डी ई आई से सार्थक शब्द कौन बनेगा? तो इससे सार्थक शब्द देखिए बनेगा डाइस। डाइस जिसको हम लोग पासा कहते हैं ना, डाइस बनेगा। तो दूसरा अक्षर कौन होगा? तो दूसरा अक्षर आई होगा। दूसरा अक्षर सीधा देखते हैं, आई होगा। आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रमेश के पहले, दूसरे और तीसरे अक्षरों के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? रमेश जो लिखा हुआ है ओकर पहला, तो पहला मने आर, दूसरा, दूसरा मने ए, और तीसरा, तीसरा मने राम के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? मैंने ऐसा शब्द बनाना है जिससे अर्थ निकले। ठीक है। तो राम हो गया, एक तो ये अर्थपूर्ण ऑलरेडी है। दूसरा हम लिख सकते हैं आर्म। क्या लिख सकते हैं? आर्म। आर्म मने बाजू या बाँ हो गया। तो ये यहाँ पर जो है दो चीज लग रहा है, सार्थक बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। ठीक है। पर्यायवाची शब्द माने उसके समान शब्द है। अमृत को तो पीयूष कहते हैं। पीयूष माने क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। तो अश्व भी घोड़े के कहते हैं, तुरंग भी घोड़ा कहते हैं, बाजी भी उसी कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, नयन, नेत्र या लोचन। तो देखिए आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका यहाँ पर चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, यानी सभी। एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। जितने भी आपको नोट्स पीडीएफ है सारे दे दिए जाएंगे और उसको पढ़ने के बाद अभी 101% यदि सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो आप अगला बार से मत जुड़िएगा। वीडियो का अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।